बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी तकलीफ होती है। मतलब अगर आपको बोलूं कि एक साइकिल 5 किलोमीटर ट्रेवल करके जाती है और दोबारा वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो इस केस में डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 0। तो सारे बच्चे यही परेशान हो जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुई तो कैसे हुई। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग द मोशन। और इस चैप्टर में आपके हर एक डाउट को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मतलब यहां पर हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। यहां पर स्केलर हो, वेक्टर हो, और सबसे बड़ी बात जो नई बुक में हमारे पास पॉज एंड पॉन्डर है, उसके हर एक को डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप यहां पर क्या बाकियों से यूनिक लेने हैं, मतलब बाकियों से क्या डिफरेंट होगा, आपको विद इन 5 मिनट्स पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बॉडी को पढ़ने के लिए, मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडी के बारे में। दिस इज बॉडी। अगर मुझे बॉडी के बारे में जानना है बच्चे, बॉडी, तो अगर मैं बॉडी के टाइप की बात करूं तो मेरे पास दो तरह की बॉडी होती है, दो तरह की। पहली बॉडी कौन सी है? स्टेशनरी। और दूसरी कौन सी है? मूविंग बॉडी। मतलब स्टेशनरी और दूसरी मूविंग। अगर बात किया जाए स्टेशनरी, तो स्टेशनरी वर्ड से क्लियर होना चाहिए। स्टेशनरी का मतलब ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना होती हो। मतलब ये क्या कहना चाहता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका घर, अगर आपके घर आज हो, अगर 1 घंटे बाद भी आपका घर कहां पे रहेगा? वहीं पे रहेगा ना। 2 घंटे बाद भी कहां रहेगा? वहीं पे रहेगा। मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि समय के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मान लीजिए ये लड़का दौड़ रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अगर भाग रहा है तो हर सेकंड में इसकी पोजीशन, जैसे मान लो मैं यहां पर हूं, 1 सेकंड के बाद यहां पे आ गया, तो मेरी पोजीशन क्या हुई? चेंज हुई। मतलब जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो उसको हम बोलते हैं मूविंग बॉडी या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट। और जिनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। मतलब मोशन चैप्टर को पढ़ने से पहले ये दो बॉडी की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चे याद रखना, दो तरह की बॉडी होती है, एक स्टेशनरी और दूसरा मूविंग। स्टेशनरी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मूविंग बॉडी का चेंज होता है। ठीक है। तो इस चीज को ख्याल रखना ताकि देखना, फॉर एग्जांपल बुक ऑन द टेबल, मान लो टेबल के ऊपर क्या है? बुक पड़ी है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे, बुक कहां? वहीं पड़ी रहेगी। मतलब इसकी पोजीशन टाइम चेंज करने से चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? स्टेशनरी। अगर सोचो इसी बुक को हर सेकंड कोई उठा के आगे रखता जाए तो इसकी हर सेकंड पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही। तो इसको मैं स्टेशनरी नहीं, इसको मैं क्या बोलूंगा? मूविंग बॉडी। ठीक है बच्चे। तो पहला कंसेप्ट याद रखना। और मोशन के लिए इतनी अच्छी चीज यहां से बनेगी, इतनी अच्छी, मतलब इतनी गहराई से समझने वाले मोशन को ना कि सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी गहराई से कैसे। ठीक है। तो पहला टॉपिक पढ़ा हमने, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मीन्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, मूविंग मीन्स पोजीशन चेंज विद टाइम। तो आइए अब सबसे बड़ी बात, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? अगर मोशन को जानना हो तो उसके लिए मूविंग बॉडी, मोशन को जानना हो तो क्या बोलेंगे? मूविंग बॉडी। अगर मैं बात करूं इस बालक की, तो बालक क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। तो इसकी पोजीशन समय के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही। तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब मूविंग बॉडी ही आगे जाके क्या बना? मोशन। मतलब मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो अगर मोशन देखना है तो आपने क्या देखना है कि क्या समय के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। कुछ एग्जांपल्स, मूविंग कार। अगर कार रेस्ट पे है, घर के बाहर खड़ी है, समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी। अगर मोशन में है तो समय के साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है। फ्लाइंग एरोप्लेन भी हमारा इसमें हो गया, रनिंग एथलीट भी किसमें हो गया? मोशन। अगर ये टेबल के ऊपर है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही नहीं, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो किस पे है? नो मोशन। ट्री भी क्या होगी? नो मोशन। ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में होना चाहिए कि मोशन का मतलब समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या फिर नहीं। अगर समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है
मोशन, अगर नहीं हुआ तो मोशन नहीं होगा। जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, 9 बजे करीब घर में थे, अब 9:10 पे कहां पहुंच गए, स्कूल में। तो जो 10 मिनट का समय है उसमें आपने क्या किया, आपने पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज किया, तो ये क्या है, मोशन में होगा। अब देखना मोशन को जानने के लिए थोड़ा सा अलग चीज, बिल्कुल ध्यान से 2 मिनट मुझे देना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। मान लो अगर मुझे मोशन को जानना है, मोशन का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है कि मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ, उसको मैं मोशन बोलूंगा। अब मेरी बात सुनिए, मान लो ये हमारा कोचिंग सेंटर, दिस इज आवर कोचिंग सेंटर, वंडरफुल माइंड, वंडरफुल माइंड हमारा कोचिंग सेंटर। बच्चे मैं तुझसे पूछता हूं, क्या वंडरफुल माइंड कोचिंग सेंटर रेस्ट पे है कि मोशन पे है, रेस्ट पे है कि मोशन, तो बता, बोल के बता, रेस्ट पे है कि मोशन, रेस्ट पे की मोशन, मतलब ये हमारा कोचिंग सेंटर वंडरफुल माइंड रेस्ट पे की मोशन, तू सोचेगा तो रेस्ट पे है, बिल्कुल, चल मान ले रेस्ट पे, ठीक है। तूने क्या बोल दिया कि भैया जी वंडरफुल माइंड हमारा किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं तेरे से पूछूं, ये जो वंडरफुल माइंड कोचिंग सेंटर है, पता कहां पर है, ये है जलंधर पंजाब में, कहां है, जलंधर पंजाब, जलंधर पंजाब में, ठीक है। अब मैं तेरे से पूछूं, बता क्या ये सिटी जो जलंधर सिटी है, ये जो सिटी है, ये जो सिटी है, क्या ये भी रेस्ट पे है, तू बोलेगा हाँ, जलंधर सिटी भी किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जलंधर सिटी है कहां पे, इंडिया, तो क्या ये भी रेस्ट पे है, बिल्कुल, इंडिया भी किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। मतलब वंडरफुल माइंड भी रेस्ट पे है क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तूने बोला फिर मैंने पूछा जलंधर, तो बोले हाँ, मैंने पूछा इंडिया, तो कहता हाँ। अगर मैं तेरे से पूछूं, अगर मैं तेरे से पूछूं क्या इंडिया अर्थ पे आता है, अर्थ पे आता है, अर्थ का गोला ही है ना, क्या अर्थ भी रेस्ट पे है, क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग की बत्ती खुलेगी, क्या धरती भी रेस्ट पे है, ओहो। अब देख बच्चे, अब मैंने बोला जलंधर निकाला मैंने, चल ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। अब मैंने पूछा वंडरफुल माइंड रेस्ट पे है, तूने बोला है जलंधर में रेस्ट पे है, जलंधर सिटी भी रेस्ट पे है, इंडिया भी पूरा रेस्ट पे है। अरे बालक, क्या धरती रेस्ट पे है, धरती रेस्ट पे, धरती क्या हो रही, घूम रही है। तो बड़ा हैरानी होगा, अरे ये कैसे बताएंगे, ये तो फिर रेस्ट पे है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि तेरा घर रेस्ट पे है, हाँ रेस्ट पे है, पर अगर धरती के बाहर से कोई देखेगा, धरती के बाहर से कोई देख रहा है, तो बता तेरा घर किस में है, मोशन में है, तेरा घर किस में है, मोशन में है। इसलिए एक बात सुन के जा, एक बात सुन के जा कि अब देख मेरी बात सुन, जो मोशन है ना, मोशन, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इज अ रिलेटिव, रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो बड़ा मतलब सोचने में पड़ गया यार कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म होता क्या है। अब मैं तेरे को बताता हूं कि रिलेटिव टर्म होता क्या है। मतलब रिलेटिव टर्म का मतलब यहां पर क्या है, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है, नीड अ रेफरेंस पॉइंट, ओहो, नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू एक्सप्लेन द मोशन। अब यहां पर दिक्कत आ गई कि भैया रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब कितना कंफ्यूजिंग हो रही है कि अभी तक मैं अपने घर को रेस्ट में मान रहा था, पर अगर मैं धरती से बाहर से देखूं तो मेरा घर रेस्ट पे नहीं, मेरा घर तो मोशन पे है। तो बड़ी कंफ्यूजन आ गई, पहले रेस्ट बोला, अब मैं बोल रहा हूं कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। आजा इसको भी सीखते, बड़े मजे से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, इधर देख, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इधर देख। मान ले तेरे भैया तेरे लिए बस बना रहे हैं, ये देख बस, बड़ी अच्छी डायग्राम है मेरी, बोल ले, गाड़ी मान ले, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये मान ले ये ड्राइवर हो गया, ये पीछे ड्राइवर, पीछे सीट लगी है, ठीक है। ये मान ले सड़क है,
और यहां पे राजू बादशाह खड़ा है। कौन खड़ा है? राजू खड़ा है। अभी समझ आएगा तेरे को मोशन रियलिटी में क्या होता है। ये राजू खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, राजू खड़ा है। अब इस बस में क्या है कि देखो, इधर खड़ी है, इधर खड़ी है, बैठी है पिंकी, ठीक है, और पिंकी के साथ बैठा है मदन, ठीक है ना। अब मैं पूछूं और बस ये हमारी चल रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अगर मैं तेरे से पूछूं पिंकी रेस्ट पर है या मोशन, या मोशन में, या मोशन में। अगर मैं तेरे से पूछूं कि पिंकी रेस्ट में है कि मोशन में, अब देखना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अगर मैं बोल दूं पिंकी रेस्ट में, सोच अगर राजू देखे चल रही है, ये चल रही है, तो समय के साथ इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू राजू पिंकी किसमें है, मोशन में है। अब मान ले पिंकी बैठी है, पिंकी के साथ मदन बैठा है, दोनों बात कर रहे हैं, तो दोनों किसमें है, दोनों किसमें है, रेस्ट में है। दोनों किसमें है, मतलब पिंकी मदन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, क्योंकि दोनों साथ में बैठे, पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही, बस का थोड़ी कि उसका सीट आगे चलेगी, सीट तो वहीं पे रह रही है ना। तो अगर मैं बात करूं नजरिया, मतलब अगर पिंकी को विद रिस्पेक्ट टू मदन देखा जाएगा तो किसमें है, रेस्ट में है। अगर पिंकी को विद रिस्पेक्ट टू राजू देखा जाए तो राजू क्या बोलेगा, पिंकी किसमें है, मोशन में है। बट मदन क्या बोलेगा, पिंकी क्या है, रेस्ट पे, क्योंकि उसके साथ बैठी है और उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो इधर देखना, तो आप यहां पर बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में आपका पहला क्वेश्चन हो। कभी आज के बाद कोई पूछे मोशन, याद रखना एक और चीज, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट की स्पीड को सेम कर दिया जाए, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में रेस्ट में होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट। अब मान लो धरती घूम रही है, धरती पे मैं हूं, आप हो, हम दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, इसलिए हम दोनों किस में लग रहे हैं, रेस्ट में लग रहे हैं। किस में लग रहे हैं, रेस्ट में। जैसे मान लो बस है, बस के अंदर पिंकी और मदन बैठे हैं, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों किस में लग रहे हैं, रेस्ट पे लग रहे हैं। तो याद रखना कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो जाए तो आपस में क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए आपको क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि किसके रिस्पेक्ट में मुझे मोशन बताना है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बताना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो इसलिए पहली बात मुझे बताना बच्चे, मेरा टॉपिक था तेरे को समझाने का, कि तेरे को पता लग सके कि मोशन को बताने के लिए तुझे चाहिए रेफरेंस पॉइंट, कि भैया जी किसके रिस्पेक्ट में मोशन बताना है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। अगर मुझे पिंकी का बताना है कि मोशन में है या फिर रेस्ट में, और उसके लिए रेफरेंस पॉइंट किसको ले लूं, राजू को, तो राजू बोलेगा पिंकी किस में है, मोशन में है, ठीक है। अगर पिंकी का बताना हो मदन, तो मदन बोलेगा पिंकी किस में है, रेस्ट में। तो इसलिए मोशन को बताने के लिए अपने को चाहिए रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। इसलिए मोशन को हम ये नहीं बोलेंगे मोशन हमेशा रेस्ट में। मान लो मैं ही हूं, मैं खड़ा हूं, अब मैं बोलूं कि मैं हूं और आप हो, मैं बिल्कुल खड़ा हूं, तो आपके रिस्पेक्ट में मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। पर सोचो कोई धरती के बाहर से मुझे देखे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हूं, मोशन में हूं। तो इसलिए रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। तो याद रखना, अगर आज के बाद पूछा जाए इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन एग्जिस्ट, क्या पूछा जाए, इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन एग्जिस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों नो, क्योंकि भैया जी कोई धरती पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो प्रॉपर कह सके रेस्ट में। जो मर्जी ले लो, घूम रहा है तो मोशन में होगा, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं।
मोशन में भी हो, एक रिस्पेक्ट से मोशन में भी हो सकता है और एक रिस्पेक्ट से रेस्ट में भी हो सकता है। ये नहीं कि हमेशा ही रेस्ट में रहे, ऐसा नहीं है। पिंकी मदन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थी, बट राजू के रिस्पेक्ट में क्या थी? मोशन। अगर उसको धरती के बाहर से भी देखा जाता तो क्या थी? तब भी क्या थी? मोशन में। तो बताना मुझे आपको मोशन टर्म क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। मोशन टर्म अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि जी भैया जी बिल्कुल क्लियर हो गया, हम जान चुके हैं मोशन को, कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मतलब मोशन को बताने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो आज के बाद कोई कुछ पूछ ले कि बेटा बस रेस्ट में है कि मोशन में, तो पहले पूछना चाचा जी किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। पता लगे दो बस सेम स्पीड से भाग रही हो तो दोनों किस में हो जाएंगे? रेस्ट में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो अब देखना मोशन को जानने पता लग गया कि जिस बॉडी का पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम मोशन बोलते हैं। मोशन के भी टाइप होते हैं। देखो एक बंदा क्या कर रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे। अगर कोई बंदा स्ट्रेट पाथ पे चले उसको बोलते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। When object moves along a straight path, it is a called linear और ट्रांसलेशनल, मतलब एक सीधे पाथ पे चलना, ठीक है ना। वो पाथ ऐसे भी हो सकता है, पाथ बिल्कुल क्या हो? स्ट्रेट पाथ बोला जाए, ठीक है ना। मतलब एक ही डायरेक्शन। मतलब इसकी खास बात याद रखना कि लीनियर को पहचानने, जैसे मान लो कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ट्रेन मूव कर रहा है, लीनियर को पहचानने के लिए आपको एक की पॉइंट देता हूं, की पॉइंट देता हूं। इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन कैन नॉट चेंज। तो बस ये याद रखना कि डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, लीनियर है। अगर ऐसे जा रहा हूं तो क्या है? लीनियर मोशन, ठीक है ना। एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना, दैट इज अ लीनियर मोशन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? एक डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स द सेम। अगर बात करूं सर्कुलर मोशन, अपने घर के ऊपर पंखा देखो, अगर पंखा लगा है तो ठीक है, तो पंखा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। पंखा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ऐसे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई चीज सर्कल में मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और इसमें देखना डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे चेंज होगी? इधर देखना, अगर मैं मान लूं ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इधर क्या होता है? बच्चों को गलती पता क्या होती है? ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, वो इधर ना वेस्ट इधर ईस्ट कर देते। नहीं, इधर राइट साइड, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होगा और लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर इस पॉइंट पे बात करूं डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है भैया जी? साउथ की तरफ। किधर होगी? साउथ। एरो बेटा ऐसे आएगा। इस पॉइंट पे पंखे की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। ये डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ कौन सी है? वेस्ट। और इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। और ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। तो देखो डायरेक्शन क्या हो रहा है? इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहे हैं? चेंज। तो सर्कुलर मोशन याद रखना बच्चे, डायरेक्शन क्या होती है उसकी? चेंज। लीनियर में हम लोग सेम पाथ को कंसिडर करते हैं। अगला आता वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी, इस चैप्टर में मोस्टली हमने लीनियर और सर्कुलर के डिस्कशन, और ज्यादा जो डिस्कशन है वो लीनियर के ऊपर चलेगा, लीनियर के ऊपर, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, अब इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक ही पेंडुलम देखा, पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम, पेंडुलम बेटे, पेंडुलम, पेंडुलम। अब देखना है क्या है? पेंडुलम है, ये क्या? पेंडुलम। अब क्या हो रहा है कि बस आगे जा रहा है फिर पीछे, आगे जा रहा है फिर पीछे, मतलब आगे मूव कर अपनी मीन पोजीशन से, टू एंड फ्रोथ पोजीशन, एक ही पोजीशन में क्या कर रहा है? अप डाउन अप डाउन, मतलब एक ही जगह से देखना, आगे गया पीछे गया, मतलब एक ही पॉइंट से आगे और पीछे आना, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट, जैसे मान लो पिंक है, झूला है, तो झूले का क्या होगा? एक मीन पोजीशन होगा, दिस इज मीन पोजीशन। अब ऊपर गया, आगे गया, फिर क्या हो गया? फिर उस पॉइंट पे, फिर पीछे, फिर उस पॉइंट पे वापस आया, फिर आगे, फिर। तो जब टू एंड फ्रो मोशन हो उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। मतलब इसका जो मोशन होगा बैक एंड फोर्थ पोजीशन, मतलब आगे और पीछे, दैट इज अ वाइब्रेटरी मोशन। तो हमें ज्यादा चिंता किसकी करनी है? लीनियर की। और उसके बाद किसकी? उसके बाद चिंता की जाएगी सर्कुलर मोशन का, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आगे बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगे, बहुत, मतलब इसका एक एक टर्म जानेंगे, ठीक है ना। और एक एक टर्म को जानने के लिए हमें पढ़ना फिजिकल क्वांटिटी, और इसी में आपका आएगा डाउट जो सबसे खतरनाक है, स्केलर और वेक्टर का।
इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ना स्केलर वेक्टर। तो 2 मिनट मेरे को और देना ताकि मैं आपको यहां पे समझा सकूं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मेरी बात सुनना, अगर आज के बाद आ जाए व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिक्स की भाषा में जिसको मेजर किया जा सके उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोल। क्या मैंने बोला? जिसको मेजर किया जा सके उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरे पास पेन है, ये पेन है, क्या मैं इसकी लेंथ को मेजर कर सकता हूं? इसकी लेंथ को मेजर कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। मतलब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी। समझिए बच्चे, मतलब लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मान लो मैं हूं, क्या मेरे मास को मेजर किया जा सकता है? यस किया जा सकता। तो मेरा मास क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मेरा मास क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर मैं बोलूं टाइम को मेजर किया, यस टाइम को मेजर किया जा सकता, तो टाइम भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं उससे इतना प्यार करता हूं, मैं उससे या तुझसे इतना प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, क्या प्यार को मेजर किया जा सकता? कोई इंस्ट्रूमेंट है बता सके कि प्यार को मेजर किया जा, लव को मेजर किया जा सकते? नहीं बता सकता बच्चे। मतलब लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? मैं बोलूं मैं खुश हूं बहुत, मैं हैप्पी हूं, हैप्पी हूं, हैप्पी हूं, है दांत दिखाने से हैप्पी होता है। क्या मैं हैप्पीनेस को मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो हैप्पीनेस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो याद रखना, फिजिक्स में वो ही पढ़ेंगे जिसको नापा जा सकता है, और जिसको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए फिजिक्स में चैप्टर बच्चे फोर्स है, क्योंकि फोर्स को मेजर किया जा सकता है, वेलोसिटी को मेजर, डिस्टेंस को मेजर, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज होगी। सोच, अगर लव भी फिजिकल क्वांटिटी होता तो तेरा चैप्टर अगला फोर्स ना लव होता, बट लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो चल, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी which can be measured by an इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको मेजर किया जा सके। ठीक है ना? तो इसके एग्जाम्पल, पहली बात, हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हम लोग स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? हम लोग एटसेट्रा लगा दो, जितने भी, जिसको भी मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इतनी बात याद रखना कान ठोक के, कि जिसको भी मेजर कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो बच्चे कांट बी मेजर। इसका एग्जांपल ले ले, लव। क्या लव को? नहीं ना, लव हो गया हैप्पीनेस एटसेट्रा। तो ऐसी चीज जिसको मेजर ना किया जा सके उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, मैं अपनी क्लास में इस लेवल को बहुत बढ़ा कर रखता हूं। क्यों? मुझे पता है कि फिजिक्स को सीखना है तो तेरे को बेसिक्स पता होना चाहिए, तेरे को फिजिकल क्वांटिटी पता होगा, तभी तू वेक्टर और स्केलर कर पाएगा। मैं तेरे को सीधा बोल दूं स्केलर इज मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड, तो कोई मजा नहीं आएगा बच्चे, मजा नहीं आएगा। इसलिए टाइम लग जाए पर अच्छे से होना चाहिए। तो अब तेरे को पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, अब तू जान चुका है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो अब मुझे बताना, इधर देख मेरी बात सुन, ये मार्कर है, मान ले मार्कर है, वैसे स्टाइलर बोलते हैं, मार्कर बोलते, क्या है? मार्कर है। ठीक है बच्चे, क्या इसकी मैं, अगर मैं मार्कर है, मैं लिख दूं 15, क्या लिख दिया? 15। तो इस 15 से क्या क्लियर होगा? अगर 15 लिख दूं? बड़ा कंफ्यूजन है। कोई 15 पीस लिख दे, 15 पीस, तो मतलब इस मार्कर के कितने पीस है? 15 पीस है। अगर बच्चे किसी ने 15 ग्राम लिख दिया तो इससे क्या क्लियर हो कि इसका मास कितना है? 15 ग्राम है। अगर सोच अगर कोई लिखते 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो अब मेरी बात सुन, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट नहीं है। अगर मुझे किसी भी, हाउ टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट
फिजिकल क्वांटिटी, बड़ा बच्चे बड़ा प्यारा कंसेप्ट है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इतना खतरनाक कंसेप्ट है ना कि अब तू समझ पाएगा। इधर देख, मान ले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान ले ये मेरा मार्कर ही था, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने उसको लिख दिया 15 सेंटीमीटर। मतलब मुझे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिया, एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू लिया और साथ में मल्टीप्लाई क्या किया, यूनिट को। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 5 मेरा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है मेरा, यूनिट है। तो मतलब मुझे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में यूनिट, ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। और याद रखना एक चीज, जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं जी, मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट बिल्कुल सिंपल रहेगा कि जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी तो उसको नापने के लिए क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो आपने बस इतना याद रखना, अगर मैं बोल दूं मास 50 केजी, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको नापा जा सकता है। अब जो मैंने यहां पर 50 केजी लिखा, मैंने क्या लिखा यहां पे 50 केजी, तो 50 केजी में ये मेरा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मेरा क्या है, यूनिट है जी, ये मेरा क्या है, यूनिट है। और इन दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड। क्या बोल सकता हूं, तो मैग्नीट्यूड में बच्चे सिर्फ दो ही चीज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड यूनिट। अब एक और मेरे से एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल। अगर मैं लिख दूं 23 किलोमीटर, किलोमीटर किसके लिए आता है, लेंथ के लिए आता है। मतलब यहां पर लेंथ को नापा गया होगा, ठीक है। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या है, यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या है, यूनिट है। तो रियलिटी में क्या है, दिस इज ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड। तो हमने यहां से कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि मैग्नीट्यूड में दो ही चीज होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा दो चीज मिलेगी आपको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना। तो आप एक चीज लिख लो कि जब भी आज के बाद मैग्नीट्यूड बोले कोई, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि भैया जी मेरे को क्या होगा, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा यूनिट, दूसरा क्या होगा, यूनिट। तो आज के बाद मत बोलना कि मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे करते हैं, आगे क्या करेंगे, आ जाओ, इसको इस तरफ करते हैं, यहां की तरफ आ जाओ। अब जो चीज करने जा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां पर ना बहुत बच्चों की कंफ्यूजन होती है, और मैं बता दूंगा कि क्या कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन आएगी भी नहीं यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है ना। अब इसको समझने से पहले मैं आपको बोलूं, देखो मान लो मैं ही हूं, मान लो मेरा भार है 75 केजी, मतलब गौतम सर का भार कितना है, 70 केजी। अब मैं आपको बोलूं कि गौतम सर 75 केजी नॉर्थ, गौतम सर, क्या मैंने बोला, गौतम सर 75 केजी नॉर्थ। बड़ा अजीब सा लॉजिक नहीं लगा आपको, ये क्या बोल रहा हूं मैं, 75 केजी तो सही है कि
भार है जी 75 kg। अब नॉर्थ बोल के तो बदनामी कर रहा हूं यार, नॉर्थ साउथ का क्या मतलब है बाहर से लेना ना, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, डायरेक्शन का सेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल मास को बताने के लिए मेरे लिए मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट नहीं था, डायरेक्शन क्यों जोड़ दिया तूने, डायरेक्शन नहीं। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। जैसे only magnitude, only magnitude is required to define them। मतलब बच्चे डिफाइन, मतलब मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मेरे को डायरेक्शन बताने का सेंस ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे में बात करूं मास, तो मास क्या हो गया, 10 किलो, 20 किलो, 20, 30, 40 केजी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिक्स को पूरा फील करना है। अब मेरी बात सुन, कभी टाइम पूछो टाइम क्या हो रहा है, बोल देगा अभी मान लो 2 बज रहे हैं, तो 2 o'clock ईस्ट, 2 o'clock ईस्ट, ईस्ट लगाने की जरूरत है तेरे को, 2 o'clock बोलना, 2 PM बोल दे, बात खत्म होगी। 2 PM ईस्ट, ईस्ट की जरूरत नहीं है बच्चे, मतलब ईस्ट यहां पर डायरेक्शन जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए टाइम मेरा क्या हो जाएगा, टाइम भी मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। देखो टाइम को मेजर किया, देखो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में उस फिजिकल क्वांटिटी को लिया जाता है जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उसको डिफाइन मैग्नीट्यूड से किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर 75 डिग्री या मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ईस्ट बोलने की जरूरत है नहीं ना, तो यहां पे डायरेक्शन नहीं चाहिए, एटसेट्रा। तो बच्चे हमने सीख लिया बड़े मस्त तरीके से, और मैं मान के चल रहा हूं कि अब तेरे को स्केलर वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्केलर वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चल आजा, अब तेरे को इसी तरह मैं वेक्टर भी क्लियर कर देता हूं, आजा। अगला क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर को समझते, ठीक है ना। अब मान ले वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान ले मैंने ना इस पे फोर्स लगाया, मैंने इस पे क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स, इसको नीचे 100 न्यूटन का फोर्स किधर लगाया, डाउनवर्ड। तो कुछ क्वांटिटीज फोर्स को नापा जा सकता है 100 न्यूटन किधर, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट, किधर। तो हमें फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको बोथ की रिक्वायरमेंट होती, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड directions are required to define them. Both magnitude and directions are required to define them। मतलब दोनों चीज चाहिए भाई साहब। जैसे मान लो मैं लिख दूं 100 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, 100 न्यूटन फोर्स, मतलब सेंस आ गया ना कि 100 न्यूटन का फोर्स मैंने नीचे लगाया, ठीक है ना। और बच्चे याद रखना 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, आगे अगले चैप्टर फोर्स में सीखेंगे, बट यहां बता रहा हूं 1 न्यूटन का मतलब होता है 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम ले, उसको हाथ पे रख ले, उसने जितना फोर्स तेरे हाथ पे लगाया दैट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब होता है 100 ग्राम की फोर्स। 100 ग्राम अगर मान ले तेरे पास 1000, मतलब 1 kg रख लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन मीन 10 को 100 से गुना कर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है 1 kg, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जांपल फोर्स आ गया। इसी तरह बेस्ट एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। थर्ड वेलोसिटी, अभी पढ़ेंगे आगे सारा, ठीक है ना, एटसेट्रा।
तो यहां पर बता बच्चे, तेरा सेंस क्लियर हुआ कि नहीं, तेरे को पता लगा कि नहीं स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। आज के बाद कभी भूल भी नहीं पाएगा, तू भूल भी नहीं पाएगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर इतने अच्छे तरीके से। क्या फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है ना, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ऐसी क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए चाहिए मेरे को क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट चाहिए, मैग्नीट्यूड। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, वेक्टर के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने काफी अच्छे से इस पार्ट को क्लियर कर लिया। चलो अब टॉपिक मेन शुरू होता है डिस्टेंस के बारे में। बड़े बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है, डिस्टेंस समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में अड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, अब देखना डिस्टेंस क्या होता है कि मान लो आप इस ए पॉइंट पे हो और ए से आप गए बी पे और आप चले 10 मीटर, ठीक है, बी पे चले गए। अब कहां पर आ गए, सी पे आ गए 15 मीटर। अब मैं पूछूं बता डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ, जिस एक्चुअल पाथ से वो गया उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा, पहले बच्चे वो ए से बी पे गया और फिर कहां गया, बी से सी। तो ए से बी 10 और बी से सी 15, तो कितना आएगा 25 मीटर। तो यहां पर बच्चे डिस्टेंस कितना होगा, 25 मीटर। तो इसलिए डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ बोलो बच्चे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखना यहां पर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक कितना है 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 5 किलोमीटर। अब बड़ा एक बड़ा अलग सा लॉजिक, एक अलग सा लॉजिक है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर सुना, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखना अगर मैं ऐसे मूव करके ऐसे पहुंचू यहां पे और एक सीधा जाऊं, तो मुझे बताना किसमें डिस्टेंस ज्यादा लगा होगा, इस स्ट्रेट पाथ में कि कर्व्ड पाथ में, किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्ट्रेट पाथ में कि कर्व्ड पाथ में। बच्चे कर्व्ड पाथ में, मतलब जो डिस्टेंस मेरा होता है ना, जो मेरा लिख ले, जो मेरा डिस्टेंस होता है ना, अगर मैं कर्व्ड करके जाऊं तो मैंने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, अगर स्ट्रेट जाऊं तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम कवर किएगा, ठीक है ना। मतलब तुझे ना इधर देख, इस ए पॉइंट से तेरे को इस बी पॉइंट पे जाना था, एक तो सीधा रास्ता था और तूने चलाकी चली, तूने चलाकी चली, पहले ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो जो कर्व्ड पाथ है दिस इज लॉन्गेस्ट, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ए से बी पे जाना है, अगर मैं ट्रेवलिंग का पाथ चेंज कर दूं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है पाथ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बड़ी अच्छी चीज है, डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। पाथ, अगर पाथ बड़ा करोगे तो डिस्टेंस भी ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मेरा क्या है, डिस्टेंस बच्चे मेरा क्या है, डिस्टेंस अगर जानना हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रियलिटी में क्या है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस बच्चे हमने यहां पर क्या लिया है, मीटर, क्या लिया है, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर, तो हमने यहां पे क्या लिया, मीटर लिया, ठीक है ना। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी, किस पे, पाथ पे, ठीक है ना, डिस्टेंस पाथ पे। अब मेरी बात सुनना, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस इज अ, डिस्टेंस मुझे बताना बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल कितना डिस्टेंस कवर। जैसे मान ले मैं यहां से गया 10 मीटर, फिर वापस कितना आ गया
10 मीटर, जाने में 10। इधर देख, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं बच्चे यहां पर कि मैं जाने में ए से बी तक कितना मीटर, 10 मीटर, फिर आया मैं कितना, 10 मीटर। अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो इधर देख, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन मुझे साइन लेना पड़ता है कि अगर मैं सारे इधर वाले पॉजिटिव लूंगा तो इधर वाले क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो अगर 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 ये डायरेक्शन मैटर करता, अगर डायरेक्शन मैटर करता, इफ डायरेक्शन मैटर, इफ डायरेक्शन मैटर, देन जो डिस्टेंस होता, डिस्टेंस होता, डिस्टेंस होता वो क्या होता, इधर वाले पॉजिटिव और जो इधर का डिस्टेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या आता, 0 आ जाता। बट 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 बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा भैया, डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अब मुझे बताना है यहां पर एक्चुअल पाथ कैसे बनेगा, एक्चुअल पाथ कैसे बनेगा। इधर देखना, ए से बी गया, देन बी से ए पे रिटर्न आया, तो कैसे बनेगा जी, ए से बी देन बी से ए, तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर। दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस। तो इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, 20 मीटर। 20 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू, और स्टैंड डायरेक्शन तो दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मजा आ गया बच्चे, क्या मजा आ गया, मतलब कितनी गहराई से जाना हर एक चीज को। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। एसआई यूनिट मीटर है। डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना बच्चे, डिस्टेंस मेरा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो बता मुझे समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो यहां पर लिख, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अगर इन शॉर्ट जानना हो, डिस्टेंस इज हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अलोंग अ पाथ, कितना दूर तक ट्रेवल कर गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। चलिए आगे। अब इसी के साथ और देखना, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट को जानना बोझ, क्योंकि डिस्टेंस से बनेगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से बनेगा वेलोसिटी। ठीक है ना, और उस वेलोसिटी से बनेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब सारा चैप्टर इसी फाउंडेशन पे है, इसलिए टाइम ले रहा हूं, इसलिए हर एक पार्ट को हर एक बात को अच्छे से समझना बच्चे। अब आजा अगला टॉपिक क्या हमारा, अगला क्या बच्चे हमारा, अगला जानेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखना, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, इधर देख, डिस्प्लेसमेंट होता क्या बच्चे, उसको थोड़ा जानते हैं। ठीक है ना, अगर इसको इन शॉर्ट, डिस्प्लेसमेंट को अगर किसी को जानना है, डिस्प्लेसमेंट को, तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब समझना ये कहना क्या चाहता, अभी क्लियर हो जाएगा बच्चे कहना क्या चाहता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लैरिटी बहुत खतरनाक देने वाला, बहुत खतरनाक बच्चे। अब इसको एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, अब सोच कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ए है ऑब्जेक्ट, इसने क्या किया, यहां से ट्रेवल किया, दिस इज 3 मीटर। ठीक है बच्चे, अब किस पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट के ऊपर। अब उसने क्या किया, फिर नीचे ट्रेवल किया, और दिस इज 4 मीटर। ठीक है बच्चे, तो अगर यहां पर मैं पूछ लूं तेरे से कि बता डिस्टेंस क्या होगा, अगर पूछ लूं डिस्टेंस क्या होगा,
डिस्टेंस क्या होगा? तो तू क्या बोलेगा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ मतलब पहले ए से बी गया और बी से कहां गया? सी गया। तो अब क्या हो गया? ए से बी 3 चला, ए से बी कितना चला? 3 चला, जी 3 चला। और बी से सी कितना चल गया? 4 चल गया। तो जो डिस्टेंस है, जो मेरा भैया डिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा? 7 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो मैंने क्या लिखा? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को बच्चे जानना है तो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अच्छे, इनिशियल और फाइनल। अब उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बच्चे? अगर तू यहां से, अगर तू यहां से इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये वाला पाथ होगा। तो इसी पाथ को हम क्या बोलेंगे? दिस इज डिस्प्लेस। क्या हो जाएगा? अगर 3 4 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, अगर जिसको पाइथागोरस जिसने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या हो जाएगा? मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई पूछ ले यहां पर कि भाई साहब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ पी पहुंचने का क्या है? ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहां पर? 5। अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। 5 5 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। बच्चे कितनी होगी? 5 मीटर होगी शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसको थोड़ा और थोड़ा इलेबोरेट करता हूं, थोड़ा सा और। मुझे पता है कि यहां पर क्लैरिटी और चाहिए। अब आ जाओ एक आधा एग्जांपल और। तो डिस्प्ले शॉर्ट, अब देखना मैंने ना क्लास में बच्चे से पूछा मतलब इसके ऊपर कि क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझाओ, तो बड़ी इसको कंफ्यूजन आ गई। इधर देखना एक्चुअली क्या हो गया। मान लो उसने क्या किया, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से मैंने मैप ड्रॉ किया कि तू पहले इधर जाएगा, फिर तू इधर आएगा, ठीक है, तू इधर गया, फिर इधर आया, फिर उसके बाद तू इधर जाएगा, ठीक है। और अब ऐसे किया। अब देखना ए से वो यहां पर है, दिस इज उसका होम था, उसका होम था। और जो ये पॉइंट है ये उसका वंडरफुल माइंड कोचिंग सेंटर, ठीक है ना, यहां से यहां पर है। अब देखना इसके बीच में हुआ क्या, इसने इधर ट्रेवल किया 4 मीटर, 4 मीटर, फिर जो नीचे आया उसने ट्रेवल किया 6 मीटर, फिर इधर गया वो ट्रेवल किया उसने 3 मीटर, ठीक है ना। तो उससे जब डिस्टेंस पूछा गया, क्या पूछा गया? डिस्टेंस। तो वो तो कर दिया क्लियर उसने। वो कहता है कि भैया पहले हम 4 मीटर चले, फिर 6 चले, फिर हम लोग 3 चले, 4 6 और 3 चले, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 13 मीटर, ठीक है ना। अब उसको कंफ्यूजन कि सर आप बोल रहे हो कि शॉर्टेस्ट पाथ, कहता इधर तो घर बने पड़े हैं, कहता इधर क्या बने पड़े हैं? घर बने पड़े हैं। तो कहता कि सर हम तो फिर ऐसे जा ही नहीं सकते। आप तो बोल रहे हो ये वाला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये तो घर बने पड़े हैं, तो यहां से कैसे चलूंगा? कैसे? वो तो पाथ है ही नहीं। पर ये कंफ्यूजन है बच्चे। हमें यहां पर बस बताना है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। उस शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बगैर उसमें रास्ते ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है ना। एरोप्लेन को गलियां ढूंढनी पड़ती है, एरोप्लेन को गलियां ढूंढनी पड़ती है, वो क्या करता है? शॉर्टेस्ट। तो एक्चुअली में क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला क्या होगा बच्चे? ये क्या रहेगा तेरा? डिस्प्लेसमेंट। ये वाला क्या होगा? दिस इज, क्या होगा बच्चे? ये डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहां पर तेरे को ख्याल रखना, गली गुली में ढूंढना, शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात क्लियर है, शॉर्ट एक्चुअल डिस्टेंस या लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल बच्चे, एक और एग्जांपल, एक और बस लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, और यहां से तेरा क्लियर हो जाएगा सारा, गारंटी लेता हूं यहां से तेरे को सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल, पता है इस पे टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन यही है। अगर इस फाउंडेशन में कमी आ गई ना तो हम को चैप्टर को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन समझाना इजी है, क्यों, अगर तेरे को वेलोसिटी की नॉलेज है। वेलोसिटी कैसे समझ आएगी तेरे को, अगर तेरे को डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज है। और डिस्प्लेसमेंट कब समझ आएगी, जब तेरे को डिस्टेंस की नॉलेज है। और डिस्टेंस कब समझ आएगा, जब तेरे को मोशन की नॉलेज। देख चैप्टर पूरा इंटर रिलेटेड है, इसलिए हर एक चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुन, इधर देख, ये ऑब्जेक्ट यहां पे ओ है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या हो गया, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, ठीक है। अब मेरी बात सुन बच्चे, ऑब्जेक्ट गया, ये ऑब्जेक्ट गया और यहां से गया, यहां तक गया और रिटर्न बैक टू इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू, रिटर्न back to its original position, its original position में वापस आ गया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ जी यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, यहां पे डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा क्या है, बी है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, मतलब पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आया, ठीक है। ए से बी कितना गया 70, बी से ई कितना आया 70, तो कितना हो गया 140 मीटर हो गया। तो इस केस में बच्चे डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 140, ठीक है 140 मीटर हो गया जी, डिस्टेंस हो गया। अब अगली चीज क्या, अगली चीज जी, अगर इसी केस में मैं पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछ लूं, डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन, और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है। इनिशियल की वैल्यू भी 0 और फाइनल की भी क्या है 0 है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट पहले 70 गया पॉजिटिव, फिर 70 आया नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी बच्चे, कितनी हो गई 0, कितनी होगी 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 0 नहीं। तो इससे एक चीज पता लगा कि यार 0 हुआ कैसे होगा। मान ले क्या पता 70 पॉजिटिव गया इस डायरेक्शन में, जब वापिस आया तो -70 हो गया, तो 0। तो मतलब इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो अपनी चीज यहां से क्लियर होगी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है जी। तो अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब स्केलर नहीं, क्या होगा वेक्टर होगा। जी हाँ, ये क्या होगा वेक्टर होगा। इसका भी ऐसे यूनिट क्या होगा मीटर होगा। और इसका एक फॉर्मूला लेते जाओ, याद रखना इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखना। डिस्प्लेसमेंट निकालने के एक तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं बच्चे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बड़ा मस्त ये फॉर्मूला है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये कैसे निकालेंगे, इधर देखो, अगर सोचो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है यहां पर है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन ओरिजिनल से कितनी है 30, कितनी है 30 माइनस इसकी इनिशियल पोजीशन बच्चे कितनी है, इनिशियल कितनी है 0, तो क्या आ जाएगा 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 30 मीटर। बताओ, तो दिस इज अ फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए बच्चे, ठीक है ना। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में हर एक चीज पढ़ लिया है, ठीक है।
और चीज आसान करते हैं, और आसान करते हैं, ठीक है ना। एक तो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और एक चीज तुम्हारी कर दूं मैं क्लियर, एक चीज क्लियर। अब मान लो ये ए पॉइंट है और ऑब्जेक्ट ना क्या क्या ऐसे मूव करने लगा, दिस इज अ पाथ, और यहां पहुंच गया बी। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सारे पाथ को निकालना, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कुछ नहीं करना, एरो मार दिया, एरो मार दिया, वो तो स्ट्रेट हो गया ना। क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो यहां पर एक चीज सीखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कांट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। उसको तो छोटा सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, तुम जैसे मर्जी नाचते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप चाहे जैसा मर्जी पाथ तैयार करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन शॉर्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। डिस्टेंस पाथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आइए डिफरेंस, आप खुद ही बोलोगे यार, खुद ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे, बताना यहां पर सही लिखा कि नहीं, क्योंकि अब हम लोग एज अ मतलब हम लोग अब बताएंगे सही है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को जान चुके हैं, ठीक है। पहला चीज, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो लेंथ होगा कर्व्ड करोगे तो ज्यादा पाथ के ऊपर डिपेंड। तो पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, डिपेंड्स ऑन द पाथ, पता है मेरे को, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। कभी गाड़ी चलाओगे ये नहीं कि नेगेटिव हो गया, या तो जीरो या फिर जीरो से ज्यादा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नो डायरेक्शन, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल पता है। डिपेंड्स ऑन दी, क्या पाथ पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। क्यों बच्चे, इधर देख, ये मेरा ओ हो गया, इधर माइनस में है, इधर में क्या है, इधर प्लस में है। अगर सोच ऑब्जेक्ट पहले यहां से 20 गया और घूम के कितना आ गया, इधर आ गया, उधर गया, तो अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट क्या कर दूं सी, तो पहले अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहां पर देख, इस साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो इधर वाले क्या होंगे, नेगेटिव, ही हमें मान के चलना है। अगर तू इधर को पॉजिटिव लेगा तो उधर वाले क्या होंगे, नेगेटिव। देख पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ठीक है, ए से बी पॉजिटिव, फिर वहां से कहां पर आया, बी से सी, वहां से कहां पे आया, बी से सी, बी से सी, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना गया 20, यहां से यहां तक आया बच्चे, कितना आया 20, 20, तो पीछे कितना आया -40, तो कितना हो जाएगा -20। तो बच्चे देख नेगेटिव आ गया, मतलब लेफ्ट की तरफ गया, किधर गया, लेफ्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। आ जाओ अब ये क्वेश्चन बच्चे देख, हर एक क्वेश्चन को नई एनसीईआरटी है, और यहां पर एनसीईआरटी ने क्या कंसेप्ट किया, पॉज एंड पॉन्डर, कहता रुको और सोचो। अगले टॉपिक पे जाने से पहले एनसीईआरटी बोल रहा है कि भाई साहब पहले रुकिए, सोचिए इस टॉपिक को, अगर क्लियर है तभी आगे। अगर हमने इस एक्टिविटीज को कर दिया, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है जी, हमारा कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। अदरवाइज अदरवाइज कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, नहीं है। चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आइए यहां पर क्या है, इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग, चलो जी एथलीट रन कर रहा है, रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, when will be the displacement of the athlete will be zero। कहते एथलीट एक स्ट्रेट पाथ पे रनिंग कर रहा है, ओ से लेके ए, कहता उसकी डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी। तो सोचो ना, पहले पार्ट का एग्जांपल, फर्स्ट पाथ, पहले का करते हैं, पहले का करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी, व्हेन एथलीट रनिंग कम बैक या रन बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी भाई साहब, अगर ओ से दौड़ना शुरू करेगा, ओ से दौड़ना शुरू करेगा और ओ पे वापस आ जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। अभी तो करके आए हैं तो ठीक है ना। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, व्हेन एथलीट रनिंग बैक
running back to its initial position O, then displacement become 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जी? 0। तो कितना इजी था पहला। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। तो मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड होगा। चलिए डिस्टेंस कितना, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट, तो डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना बच्चे मुझे? डिस्टेंस। तो देखो मेरी बात सुनना, ओ से लेके कहां पे गया? ए पे। तो उसका जो पहला पार्ट था उसने ट्रेवल क्या किया? ओ से लेके ए, ठीक है। रनिंग करके कहां पे गया? ओ से ए तक। अब देखना यहां से रिटर्न बैक करके कहां पे आ गया? पी के ऊपर आ गया। मतलब ए से कहां पे आ गया? ए से बी के पास आ गया, ठीक है जी। ओ से लेके ए तक कितनी दूरी है? 100 मीटर। वेरी गुड। कितनी है? 100 मीटर। अब मेरी बात सुनना, ए से उसको बी पे आना, तो देखना यहां पर 40, यहां पे कितना है? 60 है। 40 और 60 मतलब जो बच्चे ये वाला डिस्टेंस है ना हमारा, जो ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 60 मीटर। मतलब उसने रिटर्न बैक कितना किया? 60। तो अगर मैं तेरे से पूछूं कि बता उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो कितना आसान है बच्चे, 160 मीटर। दिस इज डिस्टेंस। अगर इसी केस में पूछ लूं कि बता, चल एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। थर्ड में मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना मेरे को? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है यहां पर? ये होता मेरा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में अगर तू देखेगा तो फाइनल क्या है? बी है। बी पे कितना है? 40 मीटर। माइनस 0 तो कितना हो जाएगा? तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। बता कितना आसान है। तो हमने पहला पॉज एंड पॉन्डर कर लिया। बताओ कितना इजी था, कितना इजी था। बड़े प्यार से किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। और याद रखना हर एक पार्ट को, इसकी पूरी प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो वहां भी आप लोगों ने जुड़ जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा मास्टर सबका मोटिवेशन लेवल बढ़ा के रखना है, ठीक है ना बच्चे, बढ़ा के रखना है। और इसमें योगदान आप ही सबका होगा, आप ही लोग बढ़ाओगे। चलिए अब इसको देखते हैं। बड़ा मस्त है, रीडेबल है ना बच्चे, रीडेबल है कि नहीं? चल थोड़ा और जूम करते हैं थोड़ा इसको। आजा क्वेश्चन देख, पॉज एंड पॉन्डर का सेकंड। बड़ा मस्त चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है जी? ये सुनिए कैसी बातें कर रहा है। कहता है फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गाड़ियों में तेल, फ्यूल, पेट्रोल यूज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे या फिर डिस्प्लेसमेंट पे। अब आप बताओ जो गाड़ियों में फ्यूल है किस पे डिपेंड करेगा? टोटल पाथ ट्रेवल या शॉर्टेस्ट पाथ पे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर सोचो, ध्यान से देखो, बात में क्लियर है। अगर सोचो, मान लो आपने गाड़ी में तेल डलवाया, ठीक है ना, 100 रुपए का तेल डलवाया, आप 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापिस आ गए। सोचो अगर ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता, 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापिस आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो मतलब तेल तो लगना ही नहीं चाहिए। तेल तो अगर सोचो, अगर भैया जी अगर पेट्रोल कंजम्पशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता, तो आज जो ये देश में पेट्रोल की दिक्कत आई ना, कभी ना आती। मोदी जी को पता क्या बोलते हैं? मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों आपने करना क्या है, जब भी गाड़ी जहां से शुरू करो लेके जाओ, घुमा फिरा के उसी जगह पे आके पार्क कर देना, पार्किंग पे लगा देना, ताकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0 और पूरा देश बच जाए पेट्रोल से। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
क्योंकि अगर तुम उस जगह पे वापस आ गए तब भी तुम्हारा पेट्रोल कंज्यूम होता है। इसका मतलब जो पेट्रोल है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। और एक्चुअल पाथ होता क्या है? डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना हमने क्या किया, हमने क्या बोला, फ्यूल यूज्ड अप इन व्हीकल किस पे डिपेंड करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसलिए फ्यूल कंजम्पशन इज रिलेटेड टू एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द व्हीकल इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। उस जगह पे वापस आ गए जीरो, व्हीकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, फ्यूल इज स्टिल कंज्यूम्ड बिकॉज व्हीकल हैज ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। इसलिए अगर आप उस पोजीशन पे वापस भी आ जाते हो तो फ्यूल कंजम्पशन जीरो नहीं होता, ठीक है ना। तो फ्यूल किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। परमात्मा से दुआ करना कि डिस्टेंस पे ना हो, डिस्प्लेसमेंट पे हो जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होना, ठीक है। आइए नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी पॉइंटर 3 है, ठीक है ना। तो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? इनकी बात को पहले सीरियस लिया जाए। पहला बात क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। कहते हैं बॉल रोल डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी तक आ रहा है, ठीक है। ऑन द फिगर, इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन? देखो सिंपल सी बात, जब बॉल को छोड़ा तो सीधा ही आ गया ना, क्या उसने डायरेक्शन चेंज किया? नहीं। तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या आएगा? यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? सेम है, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। आज ये सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, कैन द मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी रिप्रेजेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ फॉर सिंप्लिसिटी। कहना क्या चाहता है यार? कहता है इस मोशन को क्या तुम हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो? कर सकते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ कर देते हैं इसको। करेंगे क्या, आ जाओ, अपने पास तो असले सब है, सब रेडी अपने पास, आ जाओ। बी पार्ट को यहाँ पे करते हैं, देखो ए करके ऐसे, आ जाओ। अब इसको क्या करते हैं, इस पहले पार्ट को ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वल टुकड़े कर लेते हैं, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये देखना है 40 मीटर, मतलब ए यहां पे करके इस पॉइंट पे, तो ओ से लेके ए तक कितना है? 40 मीटर। तो लगा लो यहाँ पे, ये कर लो, ये मेरा आ गया ए पॉइंट, ठीक है ना। ए से बी कितना है? 10 मीटर, तो ये मेरा क्या हो गया? बी। बी से सी में कितना है? 20 का गैप है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? सी। और यहां से क्या हो जाएगा? दिस इज पॉइंट डी। तो कितना आसान है सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। चलिए, अब पोजीशन सेकंड भी हो गया, चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे, थर्ड क्या कहना जाता है? एट पोजीशन ए बी सी एंड डी आर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओ इक्वल और डिफरेंट, ठीक है। तो यहां पर कहना क्या चाहता है थर्ड पार्ट में कि ओ से लेकर डी तक ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या फिर डिफरेंट है? तो उसको बड़े अलग वे में करते हैं हम लोग। इधर देखना, यहां पर ना हम एक कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थर्ड के लिए क्या करते हैं? कॉलम तैयार करते हैं। आज जो मजा आएगा, आपको मजा आएगा। चलिए चलिए, ऐसे करेंगे बच्चे, यहां पर ये ले लेते हैं और यहां पे चलो ऐसे करके बनाते हैं थर्ड के लिए। थर्ड, इधर देखना, ये है मेरा पोजीशन ऑफ बॉल, ठीक है ना। और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दिस इज डिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करूं, बॉल मेरा पहला पोजीशन करते हैं ओ, कहां पर है? ओ पे है। अगर बात करूं ओ पे है, तो इसको इनिशियल पॉइंट, तो यहां पर रेफरेंस में ओ कितना है? 0 है ना। मतलब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा? 0। ये मैं लेता हूं मीटर में लिया गया बच्चा, किस में लिया गया यूनिट? सेंटीमीटर। ये मेरा सेंटीमीटर, ये भी मेरा किस में होगा? सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? सेंटीमीटर, ठीक है।
अब बॉल ओ से कहां पहुंच जाएगी, ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए में कितना ट्रेवल किया उसने 40। और देखो पाथ भी सेम है बच्चे, पाथ भी क्या है, पाथ भी सेम है। तो ओ से लेके ए की शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना होगा, सेम ही होगा ना, डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं है। तो वो भी मेरा कितना हो जाएगा, वो भी मेरा बच्चे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ओ से ए, क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे ए से बी, ए से बी, ए से बी कितना डिस्टेंस 10, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 10 ही है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों ही क्या है सेम है। अगर बात करूं बी से लेके सी तक, बी से सी, बी से सी, तो बी से सी कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस 20, और वो भी कितना होगा 20। अगर बात करूं सी से डी, तो ये क्या होगा 30, और ये भी कितना होगा 30। तो इसमें हमने क्या सीखा बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट is equal in this case, in this case। बताओ मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कितना मस्त था क्वेश्चन। तो इस केस में हमें ये बताया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा ई वाले केस में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ओहो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बड़ा मस्त टॉपिक है। मतलब जिस बच्चे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाए उसके बाद ही बेहतरीन टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन। तो आज ये यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। जिसका डिस्टेंस क्लियर होगा बच्चे वही कर पाएगा, बाकी लोग तो छू भी नहीं पाओगे। तो हमें क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन को समझना है तो आइए आपको बॉक्स बना के कराऊंगा मैं, बॉक्स बना, ठीक है, आपको मैं बॉक्स बनाएगा। कैसे बॉक्स बनाए करेंगे, ये लो, ये बॉक्स बनाया, ठीक है जी। अभी बॉक्स का मजा आएगा कि बॉक्स बनाया क्या, बनाया मास्टर ने बॉक्स बनाया क्यों, अभी देखना। इधर आ जाइए, एक तरफ बच्चे में लूंगा टाइम, क्या लूंगा टाइम, और एक तरफ मैं लूंगा बच्चे डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। एक तरफ टाइम और एक तरफ बच्चे क्या लिया मैंने डिस्टेंस। अब यहां पर देखना, मेरी बात सुनना, अब इसको थोड़ा और रंगीन करते हैं। आ जाओ आ जाओ, तुम्हें बताता हूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। गाड़ियां तो हम ऐसे ही बना देते हैं, हाँ हाँ, गाड़ियां ऐसे ही बनाते हैं। इधर देखना, इसके अंदर बैठे हैं बाबूलाल, बाबूलाल, ठीक है ना, और बाबूलाल की स्पीड बड़ी मस्त है, एक ही स्पीड से चलाते हैं। मतलब जब टाइम 0 था तो बाबूराम ने डिस्टेंस कवर किया 0। 1 घंटे बाद 1 आवर, टाइम किस में है आर में है, और डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में। 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद बाबूराम ने कितना कवर किया, बोलोगे बाबूराम इतना स्लो है, चलो स्पीड बढ़ाते हैं, 40 किलोमीटर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर। अगले 1 घंटे के बाद, अगले 1 घंटे के बाद फिर उसने 40 किलोमीटर कवर किया। कुछ बोलेंगे फिर यहां 40 लिखो ना, 80 क्यों लिखा, अरे बच्चे 1 घंटे में 40, फिर 1 घंटे में 40, तो टोटल 2 घंटे में कितने 80 किलोमीटर। फिर तीसरे घंटे में फिर 40, तो 40 जोड़ना इसमें, तो टोटल कितना 120। 1 घंटा और चला, फिर कितना जोड़ 160 किलोमीटर। मतलब यूनिफॉर्म को देखना है, इक्वल डिस्टेंस, देखो इनका डिफरेंस कितना है जी, इसका डिफरेंस कितना है 40, इसका कितना है 40, इसका कितना है 40। तो बच्चे मेरी बात सुन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर घंटे में 40, हर घंटे में 40, हर घंटे में तू 40 या हर घंटे में तू 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर कवर कर रहा है या 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसको समझ, फील ले, फील ले। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, द मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म इफ इक्वल डिस्टेंस 40 40 40,
कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर घंटा हर घंटा हर घंटा, हर घंटे में 40, मतलब every hour, every hours, every hour, equal distance covered, equal distance covered। तो चलिए इसको लिखते हैं बड़े मस्त तरीके से। व्हाट इज यूनिफॉर्म, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन ऐसे लिखना है, मोशन इज सेट टू बी, सेट टू, बच्चे बोलना है, मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। बच्चे की गलती यहीं पे होती है, सेट टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, equal interval of, बस। तो यहां पर याद रखना, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और एक हमने एग्जांपल कर लिया, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, ठीक है जी। तो अगर मान लो इधर देखना, चलो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और एक चीज याद रखना, एक चीज लिख लो, मैं तुमको जब ग्राफ वाला पार्ट करूंगा वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो याद रखना, ग्राफ ऑफ ये रहने दो, अभी जब ग्राफ करेंगे तभी वहां करेंगे, ताकि पूरी एग्जैक्ट क्लैरिटी दे सकूं वहां पे, ठीक है ना। अभी बोल दूंगा स्ट्रेट लाइन है तो रट्टा लगेगा, और मेरा टारगेट रट्टा लगाना ही नहीं है, मेरा टारगेट है बच्चे तेरे दिमाग में चीजें घुसनी चाहिए, और मैं घुसा के रखूंगा, ठीक है। चलिए अगला आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। तो लोगों को इसमें परेशानी होती है, कई लोग डेफिनेशन गलत देते हैं, बट मैं बोल रहा हूं अगर तू मुझे फॉलो कर रहा है तो गलत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुझे इसका तजुर्बा बताऊंगा ना मैं, हर एक एरर पॉइंट को लिया है मैंने, पिछले 8 सालों में यही सब तो सीखा है कि कहां पर बच्चा क्या गलती कर सकता है। देख यहां पर गलती क्या होती है, चलो ग्राफ वो बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, ठीक है जी, बन गया डब्बा। चलो नेक्स्ट, ओए होए मेरे को सीधी लाइन चाहिए, चलो चलिए। अब मेरे पास दो चीज, यहां पर टाइम किसमें, आर में, यहां पे डिस्टेंस इसमें किलोमीटर में, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस। अब देखना यहां पर क्या होगा। अब यहां पर जो गाड़ी है ना, गाड़ी वाला भाई साहब, गाड़ी वाला भाई साहब आ जाओ। जब टाइम 0 था, डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 घंटे बाद 30। तो देखना अब यहां पर क्या हो गया, जैसे ही सेकंड आ रहा है, मान लो कि इसने बंदे ने ना दारू पिया हुआ, मतलब मस्त करके चिल हुआ पड़ा है। अब इसने क्या करना है, यहां पर जैसे पिछले केस में हर घंटे में 30 किलोमीटर कवर होता है, यहां पर तो अपने मान लो बाइक पे है, उसने हूं करके इतना तेज स्पीड किया कि नेक्स्ट आर में उसने क्या किया, मतलब 80 किलोमीटर कवर कर लिया। मतलब इसके बीच का फर्क कितना आ गया, 50 किलोमीटर का। नेक्स्ट जैसे ही अब अगला आर आया, अब उसने क्या किया कि अब उसने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया। जब स्पीड बढ़ाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कवर होगा। मान लो इसने यहां से 120 पहुंच गया, कहां पे चला गया, 120 पहुंच गया। अब इसको बड़े प्यार से बच्चे देखना, जो पहला आवर था उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 30 किलोमीटर का। जो सेकंड आर था उसमें कितना कवर हुआ, 50 किलोमीटर का। और जो उससे अगला आर है, उसमें कितना कवर हुआ, 40 किलोमीटर का। तो अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां पर लोग डेफिनेशन लिखने में थोड़ी सी गलती करते हैं, ठीक है। पर यहां पर आपको मैं बोलूंगा व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो देखना इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। इसको लिखेंगे क्या, कैसे हम लोग लिखेंगे, मोशन इज सेट टू बी, बड़े ध्यान से, सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हेन यहां पर चेक करना, व्हेन अनइक्वल, यहीं पे मोस्टली गलती होती है। व्हेन अनइक्वल
डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखना क्या है यहां पे, यहां पर लोग जो गलती करते हैं वो लोग यहां पे करते हैं, इसको भी अनइक्वल लिख लेते हैं कि भैया जी अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ना 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 ना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर घंटे कितना है, 1 आवर ही तो है, 1 आवर हर घंटे कितना है, देखो टाइम तो 1 घंटे का ही है, 1 घंटे में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो यहां पर अगर टाइम देखा जाए, टाइम अनइक्वल नहीं है, हम 1 आवर को ही देख रहे हैं, बट डिस्टेंस यहां पर क्या है, अनइक्वल है। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चे ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल स्केलर, वेक्टर, हर चीज को अच्छे से किया। लास्ट में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी कवर कर लिया, और पॉज एंड पॉन्डर के भी हमने क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा वो पार्ट रहेगा बेसिकली स्पीड वेलोसिटी के ऊपर, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और उसके साथ ही ग्राफ होंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।